Hello, good morning, all of you. We are beginning with today we are starting the story The Homecoming by Rabindranath Tagore. आप नहीं भी लगाए तो चलता है, ठीक है। आप क्लास में आना, आप नहीं भी ज्वाइन होता ऐसे ऑफलाइन ही हो जाओ, ऐसा कोई ये नहीं। एक बार ज्वाइन होके बंद कर दो जिससे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। म्यूट रखना सब लोग। तो हाँ, बंद जरूर कर देना उसको, क्योंकि म्यूट करके रखना सो दैट वी गेट नो डिस्टर्बेंस। जब हम पास में डिवाइसेस रखते हैं ना कनेक्टेड, तो उसमें डिस्टर्बेंस आता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू कीप योर मोबाइल्स ऑन इन ऑफलाइन मोड। So first of all, one important message for all of you that you have to appear for the exam and that too for 3 hours paper. ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि 3 घंटे का पेपर होगा, और जो कि हमेशा हम बता रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर बता रहे हैं आप लोग को, that the question paper will be of 3 hours। और ये 3 hours का जो क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का जो है, you have to write short questions, you have to write long questions and the answers of very short answer questions. So whenever you are preparing, जब भी आप prepare कर रहे हैं एग्जाम के लिए कोई लेसन, कोई पोएम, what you have to do, you have to prepare according to the examination, है ना। अपना म्यूट रखो फोन। तो एक बार ज्वाइन करके फिर लगे तो लॉग आउट कर दो आप। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग को क्या करना है कि 3 घंटे के हिसाब से आपको तैयारी करना है क्वेश्चन पेपर की। अब ये 3 घंटे का जो पेपर है, इट इज दे विल आस्क शॉर्ट क्वेश्चंस टू यू। शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछेंगे, और फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। So today we are beginning with the story Homecoming. I am sharing the screen now. मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, और स्क्रीन शेयर करना मतलब जो हमारा गूगल क्लासरूम है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हो अभी, तो आप गूगल क्लासरूम निकाल सकते हो। गूगल क्लासरूम जो अपना कंपलसरी इंग्लिश का है, उसमें मैंने ये शेयर किया है ये स्टोरी।
द होम कमिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर हम देखें about the writer, first of all we should know about the writer, that who is the writer, कि writer कौन है। and naturally when we try to know about the writer, we come to know that Rabindranath Tagore is an Indian author, Indian writer है। राइटर के बारे में जानना क्यों जरूरी है, why to know about the writer, क्योंकि हर राइटर जो है, एवरी राइटर राइट्स अबाउट हिज ओन पीपल, वो अपने लोगों के बारे में लिखता है, अपने समाज के बारे में लिखता है। अपने लोगों के बारे में मतलब कि जहाँ पर वो रहता है, जिनसे उसका संपर्क हुआ है, उसके जो ऑल द एक्सपीरियंसेस, जो उसके एक्सपीरियंसेस लाइफ में हैं, अपने समाज के लोगों के बारे में, अपने फैमिली लाइफ के बारे में जो भी एक्सपीरियंसेस है, he tries to write in the story, in the poem or whatever it is, जो भी चीज वो लिख रहा है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या चीज कर रहा है, he is trying to write about his experiences। अब ये जो मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर किया था, वो किया था 8 मार्च को। 8 मार्च को मैंने समरी स्टोरी की शेयर की थी। सो रविन्द्रनाथ टैगोर, he is an Indian writer and what he is doing, he is trying to write about a character, एक कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर कौन है, हीरो कौन है इस स्टोरी का, एक टीनेजर है, मतलब एक यंग लड़का है, वो इस चीज का मेन कैरेक्टर है, जिसको हम हीरो भी बोल सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट भी बोल सकते हैं। सो फोकसिंग ऑन दैट कैरेक्टर he has written the story। अब द होम कमिंग, ये जो टाइटल है, होम कमिंग का मतलब है घर में वापस आना, घर वापसी जिसको बोलेंगे उसको बोलेंगे होम कमिंग। सो दिस इज द टाइटल। अब देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज। अब इसको गूगल क्लासरूम में हम पढ़ेंगे समरी को। तो गूगल क्लासरूम अगर आप ओपन करोगे तो मैं उसको टॉप पे ला देता हूँ। ये जैसे ही ओपन करोगे तो आपको ये समरी मिल जाएगी होम कमिंग की, उसी को पढ़ के शॉर्ट में समझते हैं। The Homecoming is a tragic story of a naughty and mischievous teenager boy, Fatik. So, what is it? I am sharing the screen now. Just a minute. Yes. The Homecoming is a tragic story. Tragic story मतलब दुख वाली स्टोरी है, इसमें दुख है। ट्रेजेडी तो आपको पता ही है क्या होती है, ऐसी स्टोरी जिसमें दुख होता है, जिसमें किसी को सफरिंग हुई है, पेन हुआ है, इट इज इट। So it is a tragic story of a naughty and mischievous। naughty का मतलब बहुत शरारती, mischievous का मतलब भी होता है शरारती, बहुत ही शरारती बदमाश बोल सकते हैं, जो कि टीनेजर होता है। टीनेजर बॉय, अब टीनेजर हम किसको बोलेंगे, आप लोग भी टीनेजर हो, मतलब 13 से लेकर 19 तक का जो एज है, 13, क्योंकि टीन आता है ना आखिरी में, हम 13 बोलते हैं, TEEN आखिरी में आता है, 13, 14, 15, 16। तो 13 से लेके 19 के बीच में जो बच्चे हैं, जैसे आप लोग हो, तो उनको टीनेजर बोला जाता है। तो ये ऐसे ही स्टोरी एक बॉय की, नाम है उसका फटीक नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली थे, आपको तो पता ही है। वो लड़के का जो हीरो का जो नाम है वो फटीक ही है, फटीक बंगाली नाम होता है। फटीक चक्रवर्ती was a 14 years old Bengali boy whose father died very early। तो क्या होता है कि फटीक 14 साल का है, चक्रवर्ती उसका सरनेम है, इसको अंडरलाइन करके रखना है नाम को, ये भी अंडरलाइन करना है 14 इयर्स का है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको। हाँ, जैसे हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द होम कमिंग, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में।
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, या उसकी एज पूछी जा सकती है कि कितनी एज उसकी है। तो 14 इयर्स ओल्ड बंगाली बॉय है जिसके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, मतलब बचपन में, अभी वो छोटा ही था तो तब उसकी डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू हिज मदर ही वॉज लेजी, उसकी माँ के अनुसार वो कैसा था, बहुत ही लेजी, मतलब आलसी, बहुत आलसी था वो। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब बहुत झगड़ालू जैसा, गुस्से वाला। एंड डिसओबीडियंट बॉय, डिसओबीडियंट का मतलब कि ऐसा बॉय जो कि बिल्कुल बात नहीं मानता। ओबीडियंट का मतलब द पर्सन हु एक्सेप्ट्स एवरी ऑर्डर, और डिसओबीडियंट का मतलब कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बात नहीं मानता। तो बहुत ही बदमाश, बहुत ही शरारती और बहुत आलसी, बहुत एरोगेंट, गुस्से वाला। वाइल्ड का मतलब तो जंगली जैसा है, एकदम गुस्से वाला। हिज यंगर ब्रदर माखन चक्रवर्ती was quite good and fond of reading। और उसी का छोटा भाई का नाम क्या है, माखन, इसको भी अंडरलाइन करो। माखन वो कैसा है, बहुत शांत प्रकृति का है, नेचर का, अच्छे स्वभाव का है, गुड एंड फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा समय वो बिताए। तो दोनों भाइयों में देखो ऐसा होता ही है, एक ही घर में क्या होता है कि भाई बहनों में बहुत फर्क होता है। कोई एक शांत होगा तो दूसरा बहुत शोर शराबा करने वाला होगा, एक बहुत सीधा होगा तो दूसरा बहुत चालाक होगा। तो ये एक ही घर में बहुत बार भाई बहनों में आता है। तो द सेम थिंग, बोथ आर ब्रदर्स फटीक, ही इज ऑफ 14 इयर्स, और जो माखन है वो उसका छोटा भाई है। और दोनों के स्वभाव में, दोनों के नेचर में बहुत अंतर है। फटीक थॉट अबाउट डूइंग अ न्यू मिस्chief एवरी, हर दिन फटीक कोई ना कोई बदमाशी करता है, कोई ना कोई मस्ती करेगा, शरारत करेगा। One day he and his friends pushed into the river a wooden log meant to be shaped like a boat। So once it happens कि दोस्त लोग फटीक और उसके दोस्त जाते हैं बाहर ऐसे नदी के किनारे, वहां पर नाव बनाने के लिए एक लकड़ी रखी रहती है, बहुत बड़ी पेड़ का टुकड़ा रखा हुआ रहता है, लकड़ी का टुकड़ा, जिससे वो कोई नाव बनाने वाला होता है, उस पर काम कर रहा होता है। तो बदमाशी में क्या करते हैं, दे थ्रो दैट लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है, जो लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है जिससे नाव बनने वाली है। तो वो लकड़ी को क्या करते हैं, वो नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंक देंगे तो वैसे वैसे वो तो लकड़ी चले जाएगी। माखन objecting to this and sitting firmly on the log was thrown to water along with the log। माखन जो है, जो छोटा भाई है, वो मना करता है अपने भाई को और उसके दोस्तों को, डोंट डू दिस थिंग, कि मत करो, ये तो नुकसान हो जाएगा किसी का। वो बोट बनाने के लिए रखी लकड़ी, तो उसको भी उठा के नदी में फेंका उन्होंने। मतलब इतनी शरारती है वो लोग। At home, when he was questioned about this, he begged not only his brother but his mother also। तो घर में आते हैं, उसकी शिकायत पहुंच गई घर में कि आपके लड़के ने ये काम किया है। तो जब तो उसको गुस्सा आ गया, उसने माखन को खूब पिटाई की। माखन ने घर में भी बताया कि that he has done this work and he has thrown me in the river himself। So she was very angry। मदर को जब पता चलता है उनकी माँ को, तो बहुत गुस्सा आता है, मगर वो इतना झगड़ालू रहता है कि वो माँ को भी धक्का देने लगता है अपने, मतलब वो पूरी तरीके से वो लड़का बिगड़ गया है। तो अब क्या हुआ, इट वॉज देन दैट इज अंकल विशंबर फ्रॉम फ्रॉम द फार कलकत्ता सिटी अराइव। जब ये पूरा ड्रामा चल ही रहा था घर में, धक्का मुक्की चल रही थी, द मदर शी वाज बीटिंग, वो भी धक्का दे रहा था मदर को, उसी समय उसके अंकल आए कलकत्ता से। क्या नाम है अंकल का, विशंबर। कहाँ से आए हैं वो, कलकत्ता सिटी। Patik's mother explains the whole situation to her brother।
वो अपने भाई को, उसके मामा आए हैं तो अपने भाई को वो सब बताती है कि लड़का बहुत बिगड़ गया है, पढ़ाई लिखाई में इसका कोई ध्यान नहीं, किसी भी तरह की ऐसी बदमाशी कर रहा है, he has become very naughty and he is very mischievous। फटिक्स मदर ने पूरा एक्सप्लेन किया सिचुएशन। He suggests taking the boy along with him to Calcutta to be educated there। तो मामा को लगता है उसके फटीक के कि ये लड़का अपनी माँ से समझ नहीं रहा है, तो वो कहता है कि मैं इसे ले जाता हूँ कलकत्ता, मैं थोड़ा डिसिप्लिन में रखूंगा, थोड़ा डांट डपट के रखूंगा, तो मेरे डर से हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, पढ़ाई लिखाई में मन लग जाए, तो कलकत्ता ले जाता हूँ कहते हैं। द बॉय वॉज ग्लैड टू लीव, और वो तो बदमाश था ही, वो तो खुश हो गया शहर में जाने के, कि शहर में जाके आई विल डू अनदर टाइप ऑफ मिस्chief, कि मुझे नए नए चीजें देखने को मिलेगी शहर में, मैं बहुत मस्ती करूंगा, वहां पे खूब घूमूंगा। शहर तो, कलकत्ता शहर तो बहुत ही बड़ा है, जैसे मुंबई हो गया महाराष्ट्र में अपने, वैसे ही कलकत्ता शहर है, बहुत बड़ा है। सो ही इज वेरी ग्लैड, मतलब ही इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है वो कि मुझे जाना मिल रहा है। द widowed मदर रेडिली एग्रीड, और वो जो बेचारी माँ थी, वो तो विडो थी, मतलब विधवा थी वो, हस्बैंड नहीं थे, तो वो मान गई कि ठीक है, अपने भाई को कहती कि ले जाओ इसको अपने साथ, कि थोड़ा इसको डिसिप्लिन में सिखाओ, इसके साथ कड़क रहो, इसके साथ थोड़ा कि पढ़ाई लिखाई में इसका मन लगे, उससे संभल नहीं रहा है वो लड़का। Then it was a great relief for her to get rid of him. So she felt a great relief। मदर को लगा कि बहुत ही आराम हो गया सोच के, बहुत ही चैन आ गया कि ये लड़का अपने मामा के साथ चले गया है, जिससे कि वो कुछ अच्छा बन जाएगा। She was distressed on the boy's extreme eagerness to go away, but at the same time she was feeling very bad। मगर उसी दौरान उसको खराब भी लग रहा है मदर को, कि बच्चे को देखो कोई असर ही नहीं है, लड़के को बोल रहे हैं कलकत्ता जाओ तो उसको कोई दुख नहीं है, वो खुशी खुशी जाने को तैयार है। तो माँ को वो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कैसा बच्चा है ये, जिसको कोई भी फीलिंग नहीं है किसी भी प्रकार की। शी वॉज हाफ रिलीव्ड एंड हाफ सैड, तो उसको चैन तो था कि ये लड़का जा रहा है अच्छे के लिए, मगर वो उदास भी हो गई। वाई? बिकॉज शी इज मदर, जो कि नेचुरल है कि उसको ऐसा लगता है कि सही में ये अच्छे के लिए जा रहा है, तो उदास भी हो गई वो मन ही मन। Patik's aunt and her three sons did not like this new addition to their family। अब कलकत्ता में गया वो मामा मामी के घर में, और वहां पे पहले से मामा के 3 लड़के थे, 3 sons were there, और जो मामी थी आंट जिसको कहा है, तो अंकल और आंट देखो, जैसे हम चाचा और चाची, मतलब काका काकी जो बोलते हैं, और मामा मामी, तो ये तो हमारे जो स्पष्ट है दोनों अलग अलग है, मगर इंग्लिश में क्या होता है, अंकल और आंट है। तो अंकल और आंट के लिए अगर बाइफरकेशन करना है तो मैटरनल होता है। मैटरनल का मतलब मदर से जो, मदर के तरफ से, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मतलब मामा मामी। और अगर चाचा है तो वो पिताजी की तरफ के हैं, तो पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट बोला जाता है, ये शब्द यूज होते हैं। सो Patik's aunt and her 3 sons did not like this new addition to their family। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मामी को और तीनों लड़कों को अच्छा नहीं लगा कि चौथा कहाँ से आ गया यहाँ पर, गांव से आ गया है, और वो तो उसका स्वभाव भी अलग है। The boy had his own problems and Patik had his own problems। वो सीधा लड़का तो था नहीं, बहुत ही बदमाश था। ये 3 लड़के तो पहले ही नाक में दम करके रखते होंगे वो मामी के, मस्ती करते होंगे, तो ये चौथा भी आ गया। He was fast growing up, क्योंकि वो टीनेजर है। टीनेजर का जो जो एज ग्रुप होती है, उसमें बोला जाता है कि टीनेजर ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एज होती है
किसी के लाइफ में, खासकर पेरेंट्स के लिए बच्चों को, टीनेजर बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है क्या है। हो सकता है आप में से भी अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करके रखा होगा आप लोगों ने। कौन कौन किसने तंग किया है? कोई आया चाय बनाओ, कैसी चाय बनाई तो बोलते बाप रे इससे तो खुद ही बना लो। कुछ काम करने को लगा तो ऐसे इस तरीके से काम किया कि माँ बाप बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हम ही कर लेते, रहने देते। तो टीनेजर जो एज है जो आप लोग की खास करें, इसमें अगर टीनेजर को अच्छा रहे तो ठीक है, अगर वो बदमाश है, बदमाश का मतलब यहाँ पर शरारती है, बहुत मतलब उटपटांग काम करने वाला है, तो द टीनेजर बिकम्स वेरी डेंजरस। तो जितने भी क्राइम होते हैं, अगर आप क्राइम देखोगे, क्राइम के रिकॉर्ड्स देखोगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टीनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसका कारण क्या है? दिस इज द एज, ये ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे शरारती हो जाते हैं, और सिर्फ शरारत तक सीमित नहीं रहता है, वो कई बार बदमाशी भी करते हैं, और दूसरी चीज कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत कामों में भी। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइप ऑफ एज इन अवर लाइफ। तो अब ये चौथा भी आ गया है यहाँ पर, पहले से 3 है टीनेजर्स, ये चौथा है तो कितना मुश्किल है वो फैमिली के लिए। He was fast growing up. He was neither a child nor a man. नेचुरल है, टीनेजर नहीं पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बड़ा है, नहीं एक छोटा बच्चा है, वो बीच का फेज है व्यक्ति के लाइफ में, क्रॉसिंग द लाइन इन बिटवीन। ही मिस्ड द मीडो, माउंटेन एंड रिवर ऑफ हिज नेटिव विलेज। तो वहां पर गया वो कलकत्ता में, छोटा सा घर होगा 2-3 कमरों का, पता नहीं 2-3 कमरे है भी कि नहीं वहां पर। तो गांव में तो कैसा था, बड़े बड़े खेत थे, खलियान थे, अच्छी हवा, खुलापन, कोई काम नहीं, नो स्टडीज, कोई स्कूल जाना नहीं, स्कूल भी गए तो स्कूल नहीं पहुंचे, बस मस्ती करके आ गए फ्रेंड्स के साथ में। ही स्टार्टेड मिसिंग, पति को वहां पे गया तो उसको लगा कि बहुत मजा आएगा, घूमूंगा फिरूंगा, आई विल ट्रैवल विद माई अंकल। और वहां पर आया तो एक छोटे से कमरे में बंद होके रह गया, वहां से स्कूल, स्कूल से घर। सो ही मिस्ड, वो धीरे धीरे मिस करने लगा अपना गाँव। जो मीडोज थे, मीडोज का मतलब होता है खेत खलियान जिसको बोलते हैं, फील्ड्स जिसको बोलते हैं, पहाड़, रिवर ऑफ हिज नेटिव विलेज। देयरफॉर इट वाज नो वंडर ही बिकम अ फेल्यूर एट स्कूल। तो मिस करने लगा, स्कूल में उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में, ऐसे भी उसको पढ़ाई की आदत नहीं थी, स्कूल में उसको मन ही नहीं करता था पढ़ने। ही आंसर्ड नो क्वेश्चंस, was beaten badly daily at school and ridiculed by all including his cousins. So he answered no questions, टीचर कोई क्वेश्चन पूछते तो वो आंसर ही नहीं देता, उसकी खूब पिटाई होगी पहले जमाने में। तो आपको पता है कि टीचर्स बहुत पिटाई करते थे क्लास में। आप लोगों ने, आप अपने पेरेंट्स को पूछना, अगर वो स्कूल गए होंगे कभी, पूछना कि स्कूल में कैसे धुनाई होती थी। अभी तो नियम बन गया है कि बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना है, उसको स्केल से भी नहीं मारा जा सकता, उसको पनिशमेंट भी नहीं दिया जा सकता। नहीं तो पहले जमाने के टीचर्स, हमारे जमाने में कॉलेज में, जेम पटेल कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे प्रिंसिपल थे जो, जब मैं पढ़ता था, तो वो कोई भी स्टूडेंट मस्ती करते हुए दिखता था तो उसको ही लगाते थे, वो जाके दूर जाके गिरता था। अब तो जमाना बदल गया, पूरी तरीके से जमाना बदल गया। अब पिटाई धुनाई सब बंद हो गई। फटिक, फटिक रविन्द्रनाथ टैगोर के जमाने का है, उसकी खूब धुनाई होने लगी क्लास में, बिकॉज ही यूज टू नेवर आंसर। खासकर इंग्लिश और मैथ्स के पीरियड में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको पिटाई नहीं हुई होगी। He answered no questions, was beaten badly daily at school, रोज टीचर से मार खाता वो, and ridiculed by all including his cousins,
अपने कजिन्स के सामने, अपने भाइयों के सामने, जो मामा के लड़के तीनों वो भी सेम स्कूल में, वो सब उसका रिडिक्यूल का मतलब दे स्टार्टेड लाफिंग। जब उसकी धुनाई हो रही, पिटाई हो रही है, तो खूब हंसते हैं, उस पर मजाक उड़ाते होंगे। रिडिक्यूल करना मतलब मजाक करना, खूब मजाक करते हैं उसका, उसकी हंसी उड़ाते हैं। किसको तो कुछ आता ही नहीं पढ़ाई। He grew impatient about returning to home and always kept asking when the holidays would come. So he grew impatient. अब वो उसको अच्छा नहीं लगने लगा। कलकत्ता तो सोच के आया था कि बहुत मैं मजा करूंगा, बहुत शरारतें करूंगा, और ये स्कूल में पिटाई खा खा के और मजाक सहन करके, तो उसको लगने लगा, वो बहुत इम्पेशेंट हो गया, अधैर्य हो गया उसको कि कब मैं अब गाँव जाऊंगा अपने वापस। इट वॉज बेटर टू लिव देयर, उधर मैं अच्छे से रहूंगा लगे तो, पर यहाँ पर कलकत्ता शहर में नहीं रहता। रोज पूछता है कि कब छुट्टियां लगेगी जिससे कि वो गाँव जाए। One day Fatik lost his lesson book and was scolded and abused much by his aunt. एक दिन क्या हुआ कि फटिक की किताब खो गई, शरारत में भूल गया कहीं, और उसकी जो आंट है उसने खूब उसको डांट लगाई। तो बुरा, अब्यूज्ड का मतलब होता है कि बहुत बुरा भला कहा उसको, गंदी बातें कही होंगी, हो सकता है गाली गलौज किया होगा। इट सर्व्ड एज द लास्ट हर्ट टू ब्रेकिंग। ही वाज शॉक्ड। अब वो है तो बच्चा ही, शरारती है, बदमाश है, और इतना सब सुन के उसको बहुत ही शॉक लगा, वो बहुत ही हर्ट फील हुआ उसको, बहुत खराब लगा। On a rainy afternoon after school, feeling fever and headache, he sought shelter somewhere and did not return home. वो घर से बाहर चले गए, बहुत बारिश आ रही थी और ठंड भी हो गई, और उसको घर में वो वापस नहीं आया। पता नहीं कहाँ पर वो एक शेल्टर में, मतलब जहाँ पर वो बैठ सकता है, वहां पे बैठ गया जाके। उसको बुखार भी हो गया, हेडेक हो गया, मतलब वो बहुत टेंशन में आ गया। He did not want to trouble his aunt anymore. His uncle sought the help of the police. वो अपने आंट को तकलीफ नहीं देना चाहता था। क्या पता उसने कहा होगा कि तुम्हारे कारण काम बढ़ गया, तुम बहुत बदमाश हो, तुम्हारा हेडेक हो गया बहुत। तो उसको भी बहुत हेडेक हो गया, फीवर हो गया। अंकल को लगा, मतलब चिंता करने लगे कि अरे ये अभी तक क्यों नहीं आया घर में। पुलिस को कंप्लेंट हुई। दे फाउंड हिम एंड ब्रॉट हिम होम शिवरिंग एंड फॉलन इनटू अ रेस्टलेस स्टेट। वो जब घर लाए तो देखा उसको बहुत ही ज्यादा बुखार है। पुलिस पकड़ ने ढूंढा उसको, बहुत बुखार है उसको, रेस्टलेस है, मतलब बहुत तबीयत खराब हो गई उसकी। He talked about things in his native village, asked his mother not to beat him anymore, and called out fathom marks, which steamer sailors in his native village river did. And he became somewhat unconscious. Fever में वो unconscious हो गया और बड़बड़ाने लगा। बड़बड़ाने में क्या बोल रहा है, अपनी माँ से बात कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि जब बीमार होता है कोई तो उनको अपने माँ बाप याद आते हैं, खासकर माँ याद आती है। तो ऐसा ही हुआ इसके साथ। ये बड़बड़ाने लगा। He moved restlessly, his hands beating up and down, मतलब उसकी हालत खराब होने लगी उस रात को। His condition seemed critical to the doctor. डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बोला इसको तो बहुत मतलब टेंशन हो गया है, हेडेक हो गया, बीमार हो गया है ये साइकोलॉजिकली। एंड हिज मदर इन द विलेज वाज सेंट फॉर। तो उसके अंकल ने क्या किया, उनको भी चिंता होने लगी कि क्यों इतना बीमार हो गया, उसकी मदर को बुलाया गया। When his mother arrived mourning and crying and calling his names, he was nearing his eternal home, which is heaven. और वो पहुंचती है तो देखती है कि इसकी हालत खराब हो गई, और फटिक, क्योंकि ट्रेजिक स्टोरी है, उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है उसी बीमारी में। His last words were mother, the holidays have come, की छुट्टियां लग गई है, वो बस कहता है, और वो गांव आना चाहता है। During his stay with his uncle, he longed for his village and family, and he realizes the real value of home and family love. तो कलकत्ता जाके उसको पता चलता है कि क्या खोया उसने,
जो मदर इतना केयर करती थी इसका, उसको इमोशनली और मतलब फिजिकली उसका केयर करती थी, तो वो कलकत्ता शहर में उसको नहीं मिला। तो एक ट्रेजिक स्टोरी है ये कि जिसमें वो बदमाश है, शहर में ले जाया जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है एंड में स्टोरी में। सो दिस इज द स्टोरी। और अगर आप गूगल क्लासरूम में देखोगे तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह है सब। और जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो एग्जाम में नहीं आएंगे, मान वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। मतलब उसके आंसर चारों नहीं दिए रहेंगे, क्वेश्चन आएगा सिर्फ, उसका आंसर आपको पूरे सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आता है क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द होमकमिंग, तो उसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, द होमकमिंग, द राइटर ऑफ द होमकमिंग इज रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सेंटेंस पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरे एमसीक्यू तैयार करो और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 75 वर्ड्स पूरे तैयार करने हैं। So now the students who are I am stopping sharing here. अब वीडियो ऑन कर रहा हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ लोग तो कॉलेज में ही हैं, क्लास में आ जाना अगली बार, जो कॉलेज में बैठे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, फिर शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। तो स्टोरी को अच्छे से पढ़ने का है, समरी को अच्छे से पढ़ो, शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है और एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। जो गूगल क्लासरूम में वही सब इम्पोर्टेंट है, लगभग वहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई एम एंडिंग द क्लास।